बच्चों अब हमें जो डिस्कस करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑन एरिया। सरप्राइज, आई नो कि आप लोग सरप्राइज हो गए हो कि सर कैसी बात कर रहे हो, एरिया तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मन में आया कि सर एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर स्क्वायर हुआ तो लेंथ इनटू लेंथ, रेक्टेंगल हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ, कोई सर्कल हुआ पाई आर स्क्वायर, ये तो मन में है। बट बच्चों ऐसा नहीं है। हमें आप लोग एरिया क्या बताओगे, एरिया क्या है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यही तो मन में आ रहा होगा। बच्चों बिल्कुल गलत है वो। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। आई रिपीट, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगेन सरप्राइज। अब बच्चों हमें एरिया रियलिटी में तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि आप लोग मैथ्स में बहुत डीप में पढ़ोगे, आप लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे, बट जितना फिजिक्स को नीड है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। असल में क्या होता है कि फिजिक्स को समझने के लिए एसेंशियल मैथमेटिक्स आना चाहिए, और एसेंशियल मैथमेटिक्स का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी जितनी की जरूरत है। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें पता हो और आप लोग इसको रिवीजन करो, और अगर नहीं पता तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। बच्चों अगर मैं एरिया नहीं पढ़ाऊंगा, फिर से बता रहा हूं, अगर मैं एरिया नहीं बताऊं तो आगे के सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा, बस ऐसे ही रटे जा रहे हैं। तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एरिया वेक्टर। तो देख लेते हैं टॉपिक का क्या नाम है, कॉन्सेप्ट ऑन एरिया। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑन एरिया। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया का सीन देखते हैं। पहली चीज, फर्स्ट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात भाई, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ ना। मन में यही आया होगा कि सर अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी आपने बता ही दिया तो डायरेक्शन बताओ फिर। तो बच्चों डायरेक्शन जो होती है, इसकी होती है डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी कैसी डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सरफेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सरफेस। क्लियर? दैट मींस आप लोगों को मैं भी प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखो मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को समझने में। ये बोर्ड है, ये आप लोगों को पूरा का पूरा बोर्ड दिख रहा है। इसकी लेंथ होगी कुछ और कुछ ब्रेथ होगी। बात आएगी जी एरिया कितना है, तो आपने कहा सर इसकी लेंथ बता दो, ब्रेथ बता दो, हम अपने आप बता देंगे। ठीक, तो लेट अस सपोज लेंथ इसकी 15 है, ब्रेथ इसकी 10 है, तो 150, 15 into 10 150। फिर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस बोर्ड की डायरेक्शन कहां है, इसमें एरिया की डायरेक्शन कहां है इस बोर्ड की। तो बच्चों मैंने क्या बताया, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सरफेस। तो बच्चों ये पूरी की पूरी सरफेस है इसकी, तो इसकी जब ये पूरी की पूरी सरफेस है तो यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, जो बाहर को निकल रहा है। तो ये वाली जो मेरी थंब की डायरेक्शन है ये, या फिर इसके परपेंडिकुलर पीछे भी ले सकते हो ना भाई, एरो की तो है, एरो की चाहे तो बाहर निकलते हुए चाहे अंदर घुसते हुए, इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा बच्चों। तो हमें समझ में आ गया कि सर जब भी डायरेक्शन की बात आई एरिया वेक्टर में तो हम बताएंगे जो भी सरफेस होगी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल अगर मेरा फोन, ये फोन ले लेते हैं, ये फोन आप लोगों के लिए दिख रहा है। इस फोन के अंदर अगर मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया। बट डायरेक्शन की बात की जाए तो बच्चों इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऊपर या फिर नीचे। तो बच्चों या तो ऊपर या फिर नीचे। क्लियर? बट इस केस में या तो इधर या फिर अंदर की साइड। ये आई होप कि आप लोगों से एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बोर्ड के लिए एग्जांपल तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है। अब मैं यहां पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। असल में ना जो सरफेसेस होती है वो होती है ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। आप लोगों को पता है सरफेस दो टाइप की होती है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। अबे यार मैथ तो तुम लोगों का अच्छा है ना, फिर फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हो। तो ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस कौन सी होगी, एक रिंग बना लेते हैं। जो ये रिंग है, जो ये आप लोगों को रिंग दिख रही है, ये कैसी है, ओपन सरफेस। एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना, चलो स्क्वायर बोला तो स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया। तो ये कैसे कैसे हैं बच्चों, ओपन सरफेस। फिर क्लोज सरफेस की बात है कि सर क्लोज सरफेस कौन सा होगा, ये स्फीयर। ये क्या है, क्लोज सरफेस, स्फीयर। अबे बॉल होती है ना, बॉल, फुटबॉल देख लो, बास्केटबॉल देख लो, मैच वाली बॉल देख लो, बॉल पूरी की पूरी कैसी है, क्लोज सरफेस है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्लोज सरफेस का, क्यूब। क्यूब तो देखा है ना आप लोगों ने, ये देखो ये क्यूब कैसी सरफेस बन रही है,
ये आपकी कैसी सरफेस बनेगी? क्लोज सरफेस। तो फिर इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस रहेगा? ओपन सरफेस। बच्चों ओपन सरफेस के केस में अगर रिंग ये एक्स एक्सिस पे आप लोगों की रिंग, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया तो हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी आर मान ली, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। पर डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे, तो पाई आर स्क्वायर जे कैप आंसर, पाई आर स्क्वायर जे कैप आंसर। अब इसकी बात आई कि कौन से इस स्क्वायर की एल 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 और एल, ठीक बच्चों। तो यहां पे क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, या फिर एल स्क्वायर ये इधर से निकाल लो आप, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस कौन सा मान लिया मैंने? वाई एक्सिस मान लिया, तो जे जे। अब ये देखो, ये अगर x पे लाई कर रहा है तो y परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये y पे लाई कर रहा है तो x परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने j कैप ले लिया, अगर ये x पे लाई कर रहा है, कौन? ये सरफेस x पे लाई कर रही है, तो क्लियर। फिर बात आई कि क्लोज सरफेस का कैसे होता है? ये तो चारों तरफ है, तो बच्चों क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, इसको बोलते हैं चारों तरफ ना, तो नॉर्मल, नॉर्मल आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे बोल दो ना, आउटवर्ड नॉर्मल। कैसे डायरेक्शन होगी इसकी? आउटवर्ड नॉर्मल। कैसे डायरेक्शन होगी क्लोज सरफेस के केस में? आउटवर्ड नॉर्मल। अब इस केस में देखो, क्यूब के केस में बच्चों पहले वाली सरफेस ये थी ना, तो इसके लिए ऊपर, दूसरी वाली सरफेस ये थी ना, इसके लिए इधर, तीसरी वाली सरफेस ये थी ना, इसके लिए नीचे, फोर्थ वाली सरफेस ये थी ना बच्चों, इसके लिए इधर। तो ये कैसी हो रही है? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, या नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड बोल दो। अच्छा, पांचवी के लिए बाहर निकल लो इधर, छठी के लिए उधर, क्लियर। तो क्लोज सरफेस के अंदर आउट नॉर्मली आउटवर्ड होती है डायरेक्शन, जबकि ओपन सरफेस के केस में इस तरीके से होगा। बच्चों अगर ये सारा क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि जो ये सरफेस है इसके थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हुई, यहां से भी पास हो रही है, यहां से भी, यहां से भी, इधर से भी, पूरे के पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हुई उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि किसी एरिया से कितनी एनर्जी पास हो गई, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गई, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। दैट मींस कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों अब देखो, अब उसके लिए कैलकुलेशन के लिए मुझे एरिया चाहिए, और एरिया हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, पर अब पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। आप लोगों को असल में बच्चों सीबीएसई में आप लोगों को एग्जाम के लिए नोट्स भी लिखने होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं सारी की सारी वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। बच्चों देखो यहां पे क्या बताया, यहां पे बताया है कि ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारी, इस सरफेस की परपेंडिकुलर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर निकल रहा होगा आप लोगों की तरफ। उसके बाद अब इस सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी सरफेस के, तो वो भी बाहर निकल रही होंगी। दैट मींस इसका एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इससे बाहर निकल रही है, क्रॉस कर रही है बाहर निकलते हुए। तो एंगल कितना बना है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, दैट मींस d phi इक्वल टू EDS, और EDS से हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया। तो यहां से क्या समझ में आया? बेसिकली फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, जो एक क्रॉस, जो एक एरिया से पास हो रही है, जो एरिया से क्रॉस हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी एरिया के थ्रू पास हो रही है। तो यहां से बच्चों समझ में आया फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो सकती है एरिया से। डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हेल्ड कर रखा, रोक रखा है, रिप्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉसिंग द सरफेस, जो सरफेस से क्रॉस हो रही है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। कौन से डायरेक्शन में? सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, डायग्राम से आप लोगों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम देखो बच्चों, ये रैंडम शेप ले ली मैंने, कुछ भी ले लिया। अरे बायो में अमीबा सबीमा बहुत पढ़ा है ना तुम लोगों ने, फिर तो ये रैंडम सरफेस ले ली। इस रैंडम सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकल रही है। इसका अब इस सरफेस का भी तो एरिया वेक्टर होगा ना, और वो एरिया वेक्टर मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं ब्लैक लाइन ले लेता तो हमें दिखता ना, यहाँ पे क्लियर ना होता। तो मैंने एरिया वेक्टर दिखाया और मान लिया कि अब देखो बच्चों 3D में तो मैं दिखा नहीं सकता कि एरिया वेक्टर के ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो ऐसे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। वो इसी वजह से मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, और उसके बीच में एंगल कितना बना? थीटा। तो बच्चों d phi equal to e vector dot ds vector, a vector dot b vector का मतलब होता है ab cos theta। तो यहाँ पे e vector dot ds vector का मतलब है e ds cos theta। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉपर बताया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस। हम लोगों ने एक छोटे से पोर्शन के लिए लिया था, ये ना एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा एरिया वेक्टर के लिए। देखो ds वेक्टर एरिया स्मॉल वेक्टर के लिए, स्मॉल एरिया वेक्टर के लिए। अब देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, कंप्लीट सरफेस की बात की जाए, कैन बी फाउंड, बताई जा सकती है, इंटीग्रेटिंग द अबव ओवर द होल सरफेस। अगर आप उस एरिया वेक्टर को, स्मॉल एरिया वेक्टर को पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया, d phi का इंटीग्रेशन करने बाद टोटल फ्लक्स पाई आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बच्चों इंटीग्रेशन में एक गोल गोल साइन बनाया है, इसका मतलब है कि क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस की बात हो रही है। यूनिट की बात क्यों नहीं, यूनिट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है हमारा F अपॉन Q नॉट, और F अपॉन Q नॉट का मतलब न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन पर कूलाम ds मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इनवर्स। क्लियर? अच्छा, E की मैंने एक यूनिट और बताई थी आप लोगों को, वोल्ट पर मीटर बताई थी ना, और ds का मतलब मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन गया यहाँ पे, वोल्ट इंटू मीटर। क्या बना यहाँ पे, वोल्ट इंटू मीटर। बहुत बढ़िया। क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर डायरेक्शन थी, एरिया की प्रॉपर डायरेक्शन थी। क्लियर बच्चों? कुछ बच्चों को लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फ्लक्स की डायरेक्शन। अरे फ्लक्स का मतलब कलेक्शन है, वो किस तरीके से कलेक्शन हुआ, ठीक? तो कलेक्शन है उसका मतलब। क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, हालांकि न्यूमेरिकल सीरीज में चलाऊंगा, पर फिर भी एक हल्का सा न्यूमेरिकल बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये एरिया वेक्टर और फ्लक्स का समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल देखो, इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें दिख रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, सबसे पहले तो गिवन लिख लो, E vector is equal to 6i cap plus 3j cap plus 4k cap. Calculate the electric flux phi equal to question mark through a surface of area. Area है हमारा 20 units. 20 units. अब देखो बच्चे यहाँ आके गड़बड़ हो गई, बच्चे फिर कंफ्यूज। अबे एरिया आप लोगों को समझाया था ना मैंने, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन में हिंट होगी कुछ ना कुछ, लाइन इन YZ प्लेन। कहां पे ये, YZ प्लेन, और YZ के परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, कॉमन सी बात है, x एक्सिस। और x को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 20i कैप। देखा, स्मार्ट हो गए आप लोग वीडियो देख के। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अबे यार, फ्लक्स phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सिंपल, E वेक्टर कितना है, 6i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और ds कितना हमारा 20i कैप। अब बच्चों i को i से करोगे तो आंसर आ गया 120, और i को j से करोगे 0, i को k से करोगे 0, तो 20 120 क्या हो गई, यूनिट। ये आंसर है इसका, फ्लक्स का। सिंपल था ना बच्चों। न्यूमेरिकल सीरीज में सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा कांसेप्ट समझ में आ जाए इस वजह से करा दिया।